हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CS पाठशाला। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर 8 चल रहा है, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और आज हम पहुंच चुके हैं इसके लेक्चर नंबर 6 पे। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मेजर डिजीज़। क्या क्या हैं वो? एड्स एंड सेकेंड वन इज़ कैंसर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एड्स से। ओके, तो सबसे पहले मैं एड्स टॉपिक ले रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म से, इसका मतलब क्या है। तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है, आई थिंक वैसे भी मैं बताना तो नहीं चाहूँगी क्योंकि सब लोगों को मालूम ही है, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो एक्वायर्ड का मतलब आप सभी को पता है, ये जन्मजात नहीं होते हैं। एक्वायर्ड बीमारी में आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, जो आपकी डिजीज़ होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ कंजेनिटल, दूसरी होती है आपकी एक्वायर्ड। कंजेनिटल क्या होती है? जो आपको जन्मजात से मिली होती है, आपके फोरफादर से मिली होती है। वेयर एज एक्वायर्ड आपके जन्म के बाद आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या आपके अंदरूनी कुछ ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपकी एक्वायर्ड डिजीज़ कहलाती है। तो ये एक्वायर्ड डिजीज़ है जो ऑब्टेन होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्टेन। कहाँ से? इन्वायरमेंट से जो ऑब्टेन होती हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी हो जाना। यहाँ इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज इम्यूनिटी। ठीक है, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, ये आपकी NCERT में दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स मतलब बहुत सारी बीमारियां के एक साथ सिम्टम्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब समझिए, क्योंकि जो एड्स है उससे हमारी इम्यूनिटी पावर डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, डे बाय डे। और हमारे आसपास तो बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो हम पर लगातार अटैक कर रहे हैं। तो इस बीमारी में हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण अदर बीमारियां हम पर हो जाती हैं। तो बहुत सारी बीमारियों के हम पर लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बोला जाता है, जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब इसकी रोकथाम के लिए या फिर मैं कहूँ कि अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर। आ सकता है क्वेश्चन आपका। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके कि कब आया। ठीक है, तो बहुत पहले इसके बारे में पता नहीं चला था। तो अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक 1981, ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। 1981 में पहला केस रिपोर्टेड किया गया था। फर्स्ट केस रिपोर्टेड अमेरिका में हुआ था, ये रिपोर्टेड। ठीक है, ओके। और कहा जाता है आज जैसे 2021 चल रहा है, आज से 25 साल पहले अगर हम 25 साल माइनस कर लें तो मीन्स आपका 1995 टू 96 में, ठीक है, ये जो बीमारी थी ये वर्ल्ड वाइड फैल चुकी थी, स्प्रेड या वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुकी थी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुकी थी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, कि किसके कारण होता है, ये सब आपके जनरल क्वेश्चन है। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म वो होता है आपका HIV। ठीक है, अब HIV की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। मीन्स ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है या ख़त्म कर देता है, ये ऐसा वायरस है, ठीक है। और इसकी अगर हम वायरस की अगर हम खासियत की बात करें तो ये एक रेट्रो वायरस है, ठीक है। क्या है? रेट्रो वायरस। आ सकता है कि ये कैसा वायरस है। अब रेट्रो वायरस क्यों है? दो कारण हैं इसके। पहली बात, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो आपका आरएनए होगा, और ये जो आरएनए होगा ये इनक्लोज्ड इनवेलप होगा, ठीक है। इनक्लोज्ड इन इनवेलप। हर कोई आपके नहीं होते हैं, जो होते हैं वो उसी का कारण, ठीक है। आपका आरएनए होगा इसका जेनेटिक मटेरियल, और वो उसके बाहर एक इनवेलप होगा। सेकंड चीज़, इसमें एक ख़ास चीज़ होती है सारे के, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो वो रेट्रोवायरस ही होगा, ऐसा नहीं होता। रेट्रोवायरस आपके वही होते हैं जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। क्या? रिवर्स, इम्पॉर्टेंट है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। अब ये देखो, इसको हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ठीक है। हमने इससे पहला चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, उसमें हमने डीएनए को डिटेल में पढ़ा था, जहाँ पर हमने सेंट्रल डोग्मा भी अच्छे से समझा था। क्या होता है? डीएनए से आपका पहले डीएनए बनता है जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, देन डीएनए से आपका आरएनए बनता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तब जाके आपका आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस है, मीन्स डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, लेकिन आरएनए से जब डीएनए बनेगा उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, मीन्स आरएनए से डीएनए का बनना, तो वो एक एंजाइम के कारण होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं, जो इस रेट्रोवायरस मीन्स एचआईवी के पास पाया जाता है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, अभी हम इसके स्ट्रक्चर में समझेंगे। इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन ऑफ एड्स या एचआईवी हम कह सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, देखिए इसका जो ट्रांसमिशन है, सबसे पहली बात ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है, ठीक है। जो ट्रांसमिशन होगा मेजरली क्या जो होता है इसमें जो ट्रांसमिशन होगा बॉडी फ्लूइड से होता है, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, या फिर सीमेन होता है जो मैन में, ठीक है। ये सब ब्लड हो गया, तो उनमें आपके जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसमें ये आपका एचआईवी वायरस पाया जाता है, ठीक है। तो आपके तो ट्रांसमिशन के क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं, पहला ही तो हो गया आपका जो मेजरली आपका हाई रिस्क पे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं इसका खतरा भी या तो इन्फेक्टेड पर्सन होगा या मल्टीपल पार्टनर्स जब होते हैं, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर, ओके, इतनी बात समझ में आई। सेकंड आपका थ्रो ब्लड, ठीक है। थ्रो कॉन्टामिनेटेड, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड ब्लड या इन्फेक्टेड ब्लड से भी ये हो सकता है, ठीक है। हमने ऐसा ब्लड ले लिया जो एचआईवी पॉजिटिव था, हम पर चढ़ा दिया तो हमें भी एड्स हो जाएगा। थर्ड है आपका जो नीडल होती हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल्स, और इसमें आपके खास कर दिया है जो ड्रग एब्यूज़र होते हैं, ठीक है, ड्रग एब्यूज़र्स,
अब ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि जो ड्रग्स लेते हैं थ्रो नीडल्स, वो यूज्ड वाली लेते हैं, ठीक है। उनको नशे में वो इतना ज़्यादा उसमें एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं। कोई इन्फेक्टेड सुई, मतलब एक सुई जो होती है, नीडल होती है, बहुत सारे लोग उसे यूज़ कर लेते हैं। अगर बहुत सारों में से एक को भी HIV होगा तो वो सब पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। और एक रीज़न आपका और मदर टू बेबी मीन्स जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर बेबी को भी HIV हो सकता है, ठीक है, वहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो मदर से थ्रू द प्लेसेंटा कहाँ जाती है, बेबी में जाती है, ठीक है। तो HIV भी उसमें जा सकता है। तो ये आपका हो गया ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब हम पढ़ते हैं, चलो, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, देन कैसे ये हमारी बॉडी पर एंटर करता है, कैसे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ये सब भी हम समझेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। चलिए अब समझते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ HIV एंड मैकेनिज्म, ये कैसे करेगा, ठीक है, मैकेनिज्म। ओके, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले RNA जेनेटिक मटेरियल होता है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA है जहाँ पर आपके ये इस टाइप से क्या है, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, ठीक है। और ये इनक्लोज्ड होता है आपके लेयर में, लेयर्स होती हैं इसमें कुछ, ये लेयर्स आपको याद रखनी है। ये पहली लेयर है, ये आपकी सेकंड लेयर है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक लेयर और होती है लिपिड की लेयर, अभी हम इसका लेबल करेंगे। और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो पहले हम नाम लिख लेते हैं। ये पहली जो लेयर है, इधर लिख रही हूँ मैं, ये जो आपको है ये है आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। और जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है ये है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। जो पहली लेयर है उसे हम कहते हैं P24 लेयर। सेकेंड लेयर जो है इसे हम कहते हैं P17 लेयर। थर्ड लेयर जो है उसे हम कहते हैं लिपिड की लेयर, ये लिपिड की लेयर है। और इसके बाहर, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरह से, ये, ठीक है, पूरी उसमें होगा ये इस टाइप से स्ट्रक्चर, ओके। तो इसे हम कहते हैं GP120, ये क्या है आपका GP120, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अब मैकेनिज़्म देखो, ठीक है, मैकेनिज़्म क्या होती है। मैकेनिज़्म में देखो, सबसे पहली बात, अभी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जो HIV है आपका वो अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर, ठीक है। तो ये जो HIV वायरस है जैसे ही हमारी ब्लड में पहुंचता है, ठीक है, हम इम्यून सिस्टम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर कोई भी जब बाहरी पैथोजेंस आता है तो वहाँ पर कौन हमला करने के लिए आते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका HIV मेनली जो अटैक करता है इम्यून सिस्टम की दो सेल्स पे, एक होती है मैक्रोफेजेस सेल, दूसरी T हेल्पर सेल, ठीक है। तो अटैक किस पे करेगा, इस चीज़ को ध्यान देना। जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में जो दो सेल्स हैं, एक क्या है आपकी मैक्रोफेजेस, ठीक है, दूसरी क्या होती है T
हेल्पर सेल्स। अब दोनों का मैं वर्क बता चुकी हूँ आप लोगों को, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ। जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये फैगोसाइट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स इन द सेंस ये दूसरी जो फॉरेन सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको रिकग्नाइज करके उनको खा जाती हैं। और जबकि जो टी हेल्पर सेल है ये अटैक नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं? जब मैक्रोफेजेस सेल और न्यूट्रोफिल सेल जब फेल हो जाती हैं किसी फॉरेन उससे वायरस से, जो भी मतलब पैथोजन से, उससे लड़ाई करने में, तो टी हेल्पर सेल ही बुलाकर लाती हैं आपकी जो साइटोटॉक्सिन सेल्स होती हैं आपके, और आपकी जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती है जिससे एंटीबॉडीज़ बनती हैं और अल्टीमेटली हम उस वायरस को किल कर देते। वो आपका HIV इन सेल्स को ही मार देता है। तो जब यही नहीं होंगी तो आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी, ठीक है। बी सेल और जो आपकी जो साइटोकाइन टॉक्सिन सेल है या फिर टी आपकी बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, उन पर कोई मैसेज ही नहीं जाएगा, तो इम्यून सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है इम्यूनिटी पावर डिक्रीज़ होते जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझो। जो मैक्रोफेज है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको मैक्रोफेजेस की सेल है, ठीक है। यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, रिसेप्टर होगा इस तरीके से। ये रिसेप्टर कहलाता है CD4 रिसेप्टर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये वायरस यहाँ पर आया, ठीक है, ये आपका HIV, इसको ब्लैक से बना देती हूँ। जैसे ही यहाँ पर आपका HIV वायरस आया, ये HIV वायरस एंटर हुआ, तो इसका जो GP120 है ऐसे करके, वो यहाँ पर इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है। ये क्या हो गया? फ्यूज़न दोनों का। किस का? आपका जो CD4 रिसेप्टर है और HIV का जो आपका GP120 है, यहाँ पर लिख चुकी हूँ, उन दोनों का फ्यूज़न हो रहा है, जिससे ये अपना इतना मटेरियल, ठीक है, जो इसके अंदर ये सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA है विथ लेयर, ये क्या कर देगा? यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से एंटर करके, ठीक है। यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस सेल है, यहाँ इधर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंटेड? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये RNA क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? आपका DNA बनाना स्टार्ट कर देगा। DNA, और DNA कैसा? DNA को कॉम्प्लीमेंट्री DNA, किसके? इसके RNA का कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाना स्टार्ट कर देगा। अब ये DNA एंटर करता है इसके जेनेटिक मटेरियल में। ये क्या है आपका? जेनेटिक मटेरियल मीन्स हमारी बॉडी का DNA है, ठीक है। यहाँ ये एंटर कर गया और ये इसका DNA है, ये हमारा DNA है, ठीक है। इस तरह से इसे यहाँ एंटर कर दिया। अब इस एंटर करने के बाद यहाँ ये अपना ऑर्डर देने लगेगा और इसकी जगह यहाँ पर अपनी कॉपी बनाने लगेगा। यहाँ पर आपके इस तरह से RNA बन जाएंगे और प्रोटीन भी बना लेगा इस तरह से। ये आपके क्या बन गए? बेबी वायरस बन गए, ठीक है, बेबी वायरस बन गए। और ये फिर बॉडी से बाहर आ गए। देखो इतने सारे वायरस बाहर आ गए। अब ये आपके सब HIV वायरस है जो अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करेंगी। तो इस वजह से जो मैक्रोफेजेस होती हैं उसको हम कहते हैं HIV फैक्ट्री। HIV फैक्ट्री कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और उसी समय साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर ये आपका HIV टी हेल्पर सेल पे भी अटैक करेगा। ये टी हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है, ये टी हेल्पर सेल्स है। और यहाँ पर आपका ये क्या आया? HIV वायरस आया। ये HIV वायरस आया, इसलिए यहाँ एंटर हुआ, तो ये क्या हो जाती है? डाइड हो जाती है। इनके पास ज़्यादा ताकत नहीं होती। मैक्रोफेजेस तो फिर भी ताकतवर होता है, तो ये डाइड ना हो करके ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाने लग जाता है। किसकी? HIV की, क्योंकि HIV का कंट्रोल हो गया ना उसके जेनेटिक मटेरियल पर, तो वो उसी को बना रहा है अब तो, इसलिए इसको HIV फैक्ट्री बोला जा रहा है। वेयर एज ये आपकी कमज़ोर होती है जिससे इनकी डाइड हो जाती है। अब ये जब मर जा रही हैं तो यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। इम्यून सिस्टम क्या हो गया? वीक हो गया। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं।
ठीक है। अब एड्स में आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी, फीवर रहता है, हेडेक रहेगा, मतलब एक प्रकार से जितनी बीमारियां होती हैं ना वो सब हो जाती हैं, ठीक है। वेट लॉस होने लगेगा, रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है, भूख नहीं लगेगी, बहुत सारी, और आपकी बीमारियां बहुत सारी, जैसे डायरिया है। खासकर यहाँ पर जो बीमारी हो जाती है वो हो जाती है टीबी की, यानी कि आपकी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, जो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कॉज करता है टीबी को, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और धीरे धीरे आपके, अगर जिसको एड्स हो गया वो थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेगा तो वो 8 से 10 साल तक लाइव रह सकता है। उसके बाद अल्टीमेटली उसकी डेथ हो ही जानी है। जो नहीं रखेगा वो 6 महीने, साल भर, 2 साल में उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये आपका हो गया होल एड्स के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन की, ठीक है, प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। तो प्रिवेंशन की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ, पहली बात तो इसकी कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है ये, ठीक है। और दूसरी बात, जो मैंने अभी इसके ट्रांसमिशन के वो बताए थे उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, कुछ आपकी जो मतलब एड्स कैसे होता है इसकी अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट एड्स, तो कुछ आपकी जैसे एनजीओ हैं और नाको, मीन्स आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों में अवेयरनेस फैलाती है कि एड्स कैसे होता है, ठीक है, और हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि एड्स ना फैले। एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम करना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको प्रिवेंशन में लानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर और बता दूँ कि एड्स कैसे नहीं होता है। जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है उसके साथ बैठकर खाना खाने से एड्स नहीं होता, ठीक है, और उसे किस करने से एड्स नहीं होता है, क्योंकि जो सलाइवा होता है उसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि चुंबन से एड्स नहीं होता है, साथ खाना खाने से एड्स नहीं होता है, हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है, ठीक है। तो हमें सोसाइटी में ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि जिस व्यक्ति को भी एड्स हुआ है वो सोसाइटी से आइसोलेटेड ना हो जाए, वो अपने आप को हीन भावनाग्रस्त ना हो जाए। बस जो आपके जिससे एड्स फैलता है उनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है एड्स, वो ख़त्म होता है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरी बीमारी स्टार्ट करते हैं जो है कैंसर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। कैंसर, तो कैंसर पढ़ाने से पहले आपको मैं एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। अब देखिए, पहली बात, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होता है। जो हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न है, ठीक है, वो माइटोसिस है, मीन्स 1 से 2 आपकी बिल्कुल समान, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, वो आपका सेल डिवीज़न होता है माइटोसिस। एक्सेप्ट आपकी जो सेक्स सेल्स होती है उसमें मियोसिस सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। तो आपका जो ये सेल डिवीज़न है बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। कुछ जीन्स होते हैं जो एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं जिसकी वजह से कंट्रोल रहता है। अब आगे की प्रोसेस फिर बताऊंगी, ठीक है। तो आपको मैंने जो बताया कि कैंसर आपका, जब मैंने कहा ना कि जो जीन्स होते हैं कंट्रोल, जब वो कंट्रोल हट जाता है तो जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है, जिससे सेल्स बहुत जल्दी डिवीज़न करने लगती हैं रैपिडली और ट्यूमर्स बना लेती हैं। उसी को ही हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो कैंसर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न है आपका कैंसर, जिससे क्या बन जाते हैं? ट्यूमर्स बन जाते हैं,
ठीक है। और ये ट्यूमर्स बढ़ते बढ़ते बॉडी में जगह जगह, कभी कभी जगह जगह भी हो जाते, कभी एक ही लोकेशन पे भी रहते हैं, ठीक है। तो जब अल्टीमेटली ये फट जाते हैं, ठीक है, ट्यूमर्स, तब उस पर्सन की डेथ हो जाती है। और कैंसर एक ऐसी सबसे ज़्यादा दर्दनाक बीमारी है, किसी हमारे दुश्मन को भी ये बीमारी ना दे, ठीक है। तो देखिए अब कैंसर के बारे में समझते हैं। तो कैंसर की अगर मैं बात करूं, ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो कैंसर आपका 2 टाइप्स का होगा। टाइप्स हम लिख लेते हैं, टाइप्स। तो आपका 2 टाइप्स का है। पहला है आपका बिनाइन, ठीक है, बिनाइन टाइप से, वेयर एज दूसरा है आपका मैलिग्नेंट, बिनाइन ट्यूमर, दूसरा है आपका मेलानाइन ट्यूमर्स। अब बिनाइन ट्यूमर्स जो होता है वो एक जगह पर फिक्स्ड रहता है, मीन्स स्प्रेड नहीं होता है बॉडी में। तो ये क्या होगा, आपका 1 लोकेशन होगी इसकी, ओनली 1 लोकेशन होगी, एंड ये स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है, नो स्प्रेड नहीं होगा बॉडी में। वेयर एज जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो आपका स्प्रेड होता है, स्प्रेड 1 ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, ठीक है। और ये जो स्प्रेड हो रहा है पूरी बॉडी में, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटास्टासिस। इम्पॉर्टेंट है, मेटास्टासिस बोला जाता है, जो कैंसर आपका 1 बॉडी से अनदर बॉडी में फैलता है, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपके कैंसर कॉजिंग के बारे में, कॉजिंग ऑफ कैंसर। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कॉजिंग ऑफ कैंसर। तो देखिए पहली चीज़, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट, उन्हें कहा जाता है कार्सिनोजेंस। इम्पॉर्टेंट है ये, क्या बोला जाएगा, कार्सिनोजेंस, ठीक है। अब ये जो कार्सिनोजेंस हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल, सेकेंड वन इज़ केमिकल, एंड थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल। ओके, अब फिजिकल में क्या आएंगे, जो आपकी रेज होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, स्किन कैंसर होता है, एक्स रेज होती हैं और गामा रेज होती हैं, ठीक है। अब केमिकल, जैसे क्या कहते हैं ना, जैसे तंबाकू नहीं पीना चाहिए, आपके देखा होगा जो टबैको होते हैं उनके उसमें लिखा भी होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, वैसे स्मोक है, तो ये केमिकल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपका स्मोक हो गया और टोबैको हो गया। अब बायोलॉजिकल क्या होता है, देखो बायोलॉजिकल में जब हमारी बॉडी में कैंसर कॉजिंग वायरस एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होता है, वो हमारे बायोलॉजिकल एजेंट में आता है, ठीक है। कैंसर कॉजिंग वायरस एंटर कर जाएंगे और उन्हें हम कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं मैकेनिज़्म के बारे में। मैकेनिज़्म कैसे होगी, देखो मैकेनिज़्म। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा, जो सेल डिवीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। मींस आपकी जैसे एक सेल है, उससे 2 सेल बनी है, एक सेल ये बनी, ये एक सेल ये बनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल है एंड यहाँ पर कांटेक्ट इनहिबिशन होता है इस टाइम पे, ठीक है। सारी सेल्स अलग अलग होती है ना, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन। जैसे ही जब कांटेक्ट इनहिबिशन जो प्रॉपर्टी है इन सेल्स की, हमारी बॉडी में जो सेल्स है उनकी एक प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन, जैसे ही ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है तो वैसे ही कैंसर हो जाता है बॉडी में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपका सेल डिवीज़न है बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल होता है,
तो कुछ यहाँ पर जीन्स होते हैं जो इनएक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उस जीन्स को बोला जाता है सेल्यूलर ऑन्को जीन्स। ठीक है, या फिर इसका अनदर नेम है प्रोटो ऑन्को जीन्स। ठीक है, प्रोटो ऑन्को जीन्स या फिर ये आपके इनएक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। ये क्या रहते हैं? इनएक्टिव ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो जब तक ये इनएक्टिव रहेंगे तब तक कैंसर नहीं होगा। या फिर यहाँ पर कुछ आपके जो ट्यूमर सप्रेसर, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर भी होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सप्रेसर जीन्स भी होते हैं जो आपके एक्टिव रहेंगे। ये एक्टिव रहेंगे ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, जो ट्यूमर को नहीं पैदा होने देंगे। तो इन केस ऑफ जब ये एक्टिव हो जाएगा तब भी कैंसर होगा, जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तब भी कैंसर होगा। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो जैसे ही ये एक्टिव हो गया तो एक कैंसर कॉज करेगा, कॉज कैंसर, ट्यूमर होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरह से जब ये इनएक्टिव हो गया कैंसर कॉज होगा, कैंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये टर्म भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। ठीक है, डायग्नोसिस कैसा होता है? डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस पढ़ते हैं आप कि कैसे डिटेक्ट होगा या फिर डिटेक्ट कैसे करें इसके। ओके, तो डायग्नोसिस के लिए देखो, पहला है आपका बायोप्सी। इसमें क्या किया जाता है, कुछ पीसेस हमारे टिश्यू में डाले जाते हैं स्टेन करने के लिए, एंड आफ्टर दैट उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका पैथोलॉजिकल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड है या बोन मैरो है उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, ब्लड या बोन मैरो में से ब्लड को काउंट किया जाएगा, और इसकी वजह से आपका ल्यूकेमियासिस जो बीमारी, जो ब्लड कैंसर जिसको बोला जाता है, ठीक है, मियासिस कॉज करता है। वैसे तीसरा है आपका रेडियोग्राफी, डिटेक्शन के लिए रेडियोग्राफी से भी डिटेक्शन होता है, सीटी स्कैन से भी होगा, एमआरआई से भी होता है। ठीक है, आपका एंटीबॉडीज से भी होगा, कुछ एंटीबॉडीज़ एंटर कर देते हैं जिसमें एंटीजेंस वाली, ठीक है, एंटीबॉडीज़। एंड 6 आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी डिटेक्शन होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, चलिए एंड अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट ट्रीटमेंट आपकी एक चीज़ छूट गई है एड्स के उसमें, उसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे होता है अभी बताएंगे, उसको भी बताऊंगी अभी। तो ट्रीटमेंट के देखिए इसमें की जाती हैं सर्जरीज़। ठीक है, क्या की जाएंगी? सर्जरीज़ की जाती हैं पहली बात तो। दूसरा क्या कर सकते हैं उसमें, आपकी रेडिएशन थेरेपी की जाती है, और आपकी कीमोथेरेपी यूज़ में लाई जाती है, या फिर इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी, कुछ ये ट्रीटमेंट्स हैं। तो मेजरली जिन ट्रीटमेंट्स का यूज़ होता है वो 3 होता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। सर्जरी में क्या होता है, आपका जो बिनाइन वाला जो कॉजिंग कैंसर एक ही जगह पे फिर उसको काट के निकाल देते हैं। ठीक है, और कीमोथेरेपी में ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, और ये ड्रग्स क्या करती हैं
जो आपकी कैंसर सेल हैं, इन्फेक्टेड सेल, उनको किल करती हैं, कैंसर सेल को किल करेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट, एंड वेट लॉस होता है, ठीक है। तो ये आपके नोट्स बन गए टोटल कैंसर के बारे में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैंने जो बोला, जो आपका एक पॉइंट छूट गया है एड्स के लिए, तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो आपके टेस्ट होते हैं एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट होता है एक, ठीक है। ये आपका कंफर्म नहीं होता है, नॉट कंफर्म, ठीक है, नॉट कंफर्म्ड। अगर इसमें एलिजा टेस्ट कराया किसी ने, सपोज पॉजिटिव आ गया, तो इसमें 100% ये मतलब रिलायबिलिटी नहीं होती कि हाँ एड्स होगा ही होगा। वेयर एज दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये पहला टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट, ब्लॉटिंग, ठीक है, जो आपका कंफर्म्ड होता है। तो ये आपके टेस्ट हो गए रिगार्डिंग टू एड्स, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, एलिजा आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।